तो दोस्तों चलिए मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 देखते हैं। तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। किसान सम्मान निधि तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कितना? 3,200 करोड़ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। उदिता योग कार्यक्रम तो प्रदेश के समस्त 52 जिलों को 84,465 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 14,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से उदिता का कार्यक्रम संचालित है। किसान विकास अनुबंध तो विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर देय स्टाम्प शुल्क 2.5 से घटकर 1.5 कर दी गई है। EWS के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों का देय स्टाम्प शुल्क 5% से घटाकर 0% हो गया है। निष्पादित बंधक विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क 0.5 से घटकर 0.125 किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए थी, जो 22-23 में अग्रिम आंकड़ों में 3.5 गुना से अधिक बढ़कर 1,40,583 रुपए हो गई। फिर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में प्रचलित भावों पर 16.43% की वृद्धि हुई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान विगत 10 वर्षों में 3.6 से बढ़कर 4.86 तक पहुंच चुका है। फिर मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना तो छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने एवं निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने, आत्मविश्वास जागृत करने हेतु नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल स्कूटी योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी, यो बाइक। फिर पीएम मातृ वंदना योजना तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर 1,466 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर कृषि बजट तो कृषि एवं कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,964 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 53,964 करोड़, जो वर्ष 2022-23 के बजट के अनुमान से 804 करोड़ अधिक है। फिर गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना लागू है। अभी 627 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा बजट तो शिक्षा के लिए 2022-23-24 में 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 से रुपए 5,532 करोड़ अधिक है। फिर फार्म गेट ऐप तो किसान अपनी उपज के विक्रय के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। देश में एकमात्र राज्य है जिसने फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसानों को अपने घर, अपने खलिहान, गोदाम से अपनी कृषि उपज अपने दाम पर विक्रय करने के लिए सक्षम बनाया, तो मध्य प्रदेश है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा तो भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को चालन से हटाने एवं उन्हें वैज्ञानिक रीति से नष्ट करने की नीति जारी की गई है। प्रदेश सरकार की भी यह नीति अप्रैल 2023 से लागू कर लगभग 1,000 शासकीय वाहनों का संचालन बंद करेगी। इन वाहनों के स्थान पर यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहन क्रय किए जाने की नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड तो बच्चों, महिलाओं, विकलांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण के लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार 1,000 करोड़ के
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड 1000 करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगी। संपदा 2.0 ई पंजीयन सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के माध्यम से दस्तावेजों के फेसलेस पंजीयन तथा जीआईएस आधारित संपत्ति मूल्यांकन के द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। फिर नवीन आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों से संबद्ध अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा फैसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल बजट। तो प्रदेश में देशों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेल विभाग के बजट को निरंतर बढ़ाया गया है। वर्ष 2023-24 में 738 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो 22-23 की तुलना में 2.5 गुना। महिला बजट। तो प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़, लाडली बहना योजना में 8000 करोड़, विभिन्न सामाजिक पेंशनों में 3525 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 1,02,976 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं, जो कि वर्ष 2022-23 से लगभग 22% अधिक है। भारतीय नेट परियोजना। तो भारत नेट परियोजना में प्रदेश में भारत नेट परियोजना के तहत ओएससी के माध्यम से जोड़े जा चुके ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से उक्त ग्राम पंचायतों में स्थित सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। राजस्व प्राप्तियां। तो वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2,25,710 करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 86,500 करोड़ रुपए और केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 80,184 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 14,913 करोड़ रुपए तथा केंद्र से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां 44,113 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2022-23 के बजट के अनुमान की तुलना में लगभग 70% अधिक अनुमान है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 2023-24 में 11,049 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। फिर आकांक्षा योजना। तो आकांक्षा योजना के अंतर्गत जनजाति वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेंटिलेटेड फ्लावर डोम फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ्लावर डोम की स्थापना प्रस्तावित है। ऊर्जा क्षमता। तो प्रदेश ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रदेश में समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2023 को इतिहास में सर्वाधिक 17,170 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। फिर CORS। तो प्रदेश में सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग डिफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क स्थापित करने की योजना क्रियान्वित है। इससे भूमि सीमांकन के कार्य में तीव्रता व सुनिश्चितता एवं ज्यादा विश्वसनीयता आएगी। हिंदी भवन एवं स्मारक। तो ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना प्रस्तावित है। ग्लोबल स्किल पार्क। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में प्रतिवर्ष लगभग 6,000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भोपाल में होगा। इस स्किल पार्क की सोच के अनुसार ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। रोग उन्मूलन लक्ष्य। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सफल आयोजन इंदौर में किया गया। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।
इसके फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक विकास में समग्र रूप से 15,82,000 करोड़ रुपए से अधिक के पंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें लगभग 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। फिर प्रदेश बना चीता स्टेट, तो नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाकर पालपुर कोनों में सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया। हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ अब देश का पहला चीता स्टेट भी बन गया है। तथ्य, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाने की शुरुआत की जा रही है, जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बृहद जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस योजना के तहत नामीबिया से 8 जंगली चीतों को 17 सितंबर 2022 को तथा दक्षिण अफ्रीका से 12 जंगली चीतों को 18 फरवरी 2023 को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया था। जल जीवन मिशन के पूर्व प्रदेश में केवल 11% ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल सुविधा उपलब्ध थी, जो कि अब 47% ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध। ये आंकड़े कुछ समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे गांव तक कुछ पहुंचा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, तो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जननायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है, मतलब अभी तक मनाया नहीं जाता था। राजकोषीय घाटा, तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जाएगी। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 55,709 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.01% है। फिर मत्स्य उत्पादन में उत्कृष्ट पुरस्कार, तो मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन एवं उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। पुनरीक्षित अनुमान 2022-23, तो पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,967 करोड़ तथा राजस्व व्यय 2,02,467 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 47,339 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.75% है। फिर शून्य कार्बन उत्सर्जन, तो भारतवर्ष को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाया जाना प्रस्तावित है। पिछले 2 वर्षों से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किए जाने की प्रेरणा से प्रारंभ अंकुर अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 38,62,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इसमें से कितने गिर गए, खत्म हो गए, इनका आंकड़ा नहीं दिया जाएगा कभी भी। फिर रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, तो रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को प्रदेश में लागू किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक पूर्ण होगी। योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना मानव हस्तक्षेप के सटीक बिलिंग की जाएगी। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हेतु प्रमुख योजनाएं, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमुख योजनाएं, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, तो 44,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना बुंदेलखंड की जीवन रेखा सिद्ध होगी। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी एवं दतिया में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा तथा 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा।
केन बेतवा परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की पहल महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो अब इसमें थोड़ा सा मल कीचड़ प्रबंधन इकाई, तो जिला इंदौर के ग्राम काली विल्लोद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई FSTP निर्मित हुआ है। रोग उन्मूलन लक्ष्य, प्रदेश में मीजल्स रूबेला को वर्ष 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य है। 6 रोग वर्ष 2025 तक, कुष्ठ रोग, मलेरिया, फलेरिया को 2030 तक। डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय, बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा तथा देश के चिन्हांकित 272 जिलों में दतिया प्रथम स्थान पर रहा। कुल व्यय, तो वर्ष 2023-24 के लिए कुल विनियोग की राशि 3,14,025 करोड़, राजस्व व्यय के अंतर्गत 2,25,297 करोड़, पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 56,256 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,60,519 करोड़ रुपए है। अधिनियम निश्चित, तो राज्य शासन के अनुपयोगी एवं निष्प्रभावी अप्रचलित कानूनों को संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा 777 अधिनियम एवं मध्य प्रदेश विनियोग अधिनियम निरसन अधिनियम 2021 द्वारा 131 अधिनियमों को निरसित किया गया। प्रमुख एक्सप्रेस वे, तो चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ एवं भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेस वे के कार्य प्रस्तावित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, तो ग्रामीण एवं नगरीय पंचायत में महिलाओं की भागीदारी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में संपन्न पंचायत आम निर्वाचन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में लगभग 17,000 महिलाएं चुनी गई। वाह! इनमें से 14,378 पंच, 1907 सरपंच, 429 उप सरपंच, 381 जनपद सदस्य एवं 46 जिला पंचायत सदस्य चुनी गई, जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। चलिए मान लेते हैं। प्रदेश में 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय और अतिरिक्त 324 कन्या छात्रावास प्रस्तावित किए गए। अग्रणी राज्य, तो स्कूल शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शैक्षणिक संवाद, आदर्श प्रश्नों का निर्माण, सतत अनुश्रवण तथा शिक्षकों को प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 के सर्वे में हमारा प्रदेश देश में 5 राज्यों में आ गया। फिर गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना, तो गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में चयनित छात्रा को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति माह अधिकतम 10 महीने के लिए भुगतान किया जाए। 500 में क्या होगा। इसी प्रकार प्रतिभा किरण योजना में शहरी छात्राओं को योजना का लाभ दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर, तो सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। इस हेल्पलाइन के द्वारा 2014 से जनवरी 2023 की अवधि में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 98.8% का निवारण कर दिया गया। कुछ ज्यादा ही नहीं, 98.8%। महाकाल लोक, तो महाकाल लोक का निर्माण 11 अक्टूबर 2022 को हुआ, जिसके पश्चात कुछ ही समय की अवधि में पर्यटकों की संख्या 2021 के मुकाबले लगभग 18 गुना वृद्धि हुई। महाकाल का तो सभी भक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीएम राइज स्कूल तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को उत्कृष्टता के स्तर तक लाने हेतु एवं समस्त आधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से सीएम राइज योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में विभाग के 370 स्कूलों का सीएम राइज स्कूलों के रूप में संचालन प्रारंभ किया गया है। ई गिरदावरी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AIML तकनीक पर आधारित ई गिरदावरी परियोजना के माध्यम से गिरदावरी संचालन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य। गिरदावरी चलिए। पीएम स्वनिधि योजना तो पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण 10,000 रुपए ऋण राशि के तहत राज्य देश में पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण 20,000 की ऋण राशि के तहत मध्य प्रदेश 1,30,857 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 255.79 करोड़ का ऋण वितरित करके दूसरे स्थान पर है पीएम स्वनिधि योजना के अंदर। पीएम स्वनिधि योजना के तीसरे चरण 50,000 की ऋण राशि के तहत मध्य प्रदेश 6,182 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 30.9 करोड़ का ऋण वितरित करके देश में तीसरे स्थान पर है। आदिगुरु शंकराचार्य तो ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य को की 108 फीट ऊंची ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची बहुधातु की भव्य प्रतिमा एवं अद्वैत धाम, अद्वैत वन, अद्वैत धाम, अद्वैत वेदांत संग्रहालय और संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय तो प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों ULB की संख्या में वृद्धि हुई है, जो राज्य में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की प्रगति की ओर संकेत कर रही है। 2003-04 में राज्य में ULB की कुल संख्या 337 थी, जो अब 413 हो गई है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 तो वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय एवं हरित ऊर्जा से प्राप्त हो। इसके लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, बिजली व्यापार बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। फिर क्रांतिवीर टांट्या भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में नव तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। यहाँ एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, पाताल पानी में। फिर सिंचाई क्षमता में वृद्धि तो सिंचाई सुविधा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता में 585% की वृद्धि हुई है। यह 7,68,000 हेक्टेयर वर्ष 2003 से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक वर्ष 2022 में हो गई है और इसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य। प्राकृतिक आपदाएं एवं राहत तो राज्य में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा विमोचन निधि और क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2020-21-22 में 2437 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2023-22-23 में 2548 करोड़ रुपए होने का प्राप्त होना प्रावधानिक है। जनधन योजना तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक कुल 3.85 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि तो मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वर्ष 2015 से 22 की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 15.39 की दर से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम लागू कर 168 विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट आधारित पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। रानी कमलापति स्टेशन तो भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का पुनर्विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया गया है। यह स्टेशन भारत में पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। स्टार्टअप नीति 2022 तो स्टार्टअप नीति 2022 के लागू होने के पश्चात लगभग 800 स्टार्टअप और 18 नवीन इंक्यूबेटर्स स्थापित हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण तो अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को
दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वर्ष 2005 से 2022-23 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का विस्तार 15.45% CAGR की दर से हुआ है। इसका मान 9,437 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,15,427 करोड़ हो गया। इसी क्रम में कृषि ऋण में 13.41% की वृद्धि हुई है और MSME में 30.22% की वृद्धि हुई। राज्य में कुल अग्रिम एडवांसेस का 59.41% ऋण प्राथमिक क्षेत्र को दिया गया है, जो 40% के राष्ट्रीय औसत लक्ष्य से अधिक है, जबकि राष्ट्र को कुल ऋण का 32.2% प्राप्त हुआ है, जो 18% के राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य से अधिक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक्ड राज्यों हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के निर्यात मूल्य के मामले में राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। अब हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017 से 22 के मध्य 8.4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। FDI तो मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश FDI निरंतर बढ़ा है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में राज्य को 1560 करोड़ रुपए $208 मिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूहन योजना, तो इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर बैंक के माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन और हस्तशिल्प व्यवसायों में 2 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तित कर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया गया है। इसमें ये स्वास्थ्य सर्वे थोड़ा सा रह गया था। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 2005 से 6 में साक्षर महिलाओं का अनुपात 44.44 था, जो NFHS 5 19-20 में 65.4% हो चुका है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन स्वरूप एवं अन्य प्रयासों के कारण जो जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण सर्वे 4 2015-16 में 927 था, वह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो कि 19-20 में हुआ है, उसमें 956 हो गया। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु 64.6 प्रति हजार से घटकर 49.2 प्रति हजार हुई है। वहीं कम वजन के बच्चों का दर 48% से घटकर 43% तथा गंभीर कुपोषण की दर 9.2% से घटकर 6.5% हो चुकी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 2005-6 के अनुसार संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती है 26% था, जो अब 2019-21 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया उसमें 90% हो गया। मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर IMR जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में वर्ष 2005-6 में 70 थी, जो घटकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में वर्ष 2019-20 में 41.3% रह गई है, प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2004-06 में मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात MMR 335 था, जो वर्ष 2018-20 में SRS बुलेटिन नवंबर 2022 में घटकर 173, 335 से 173। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत सरकार के सहयोग से देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका प्रदेश में क्रियान्वयन वर्ष 2012 से शुरू हुआ। इसके साथ ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन करके 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, तो भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को रुपए किसान कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जो माह सितंबर 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित बहुआयामी योजना है। धान, गेहूं, दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसके अंतर्गत आवास रहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना उद्देश्य है। 2021-22 में 5.6 लाख आवास पूर्ण किए गए तथा 2022-23 में 6.2 लाख आवास पूर्ण किए गए। राज्य में 51,128 राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 5,891 महिलाएं हैं। फिर इसमें थोड़ा सा ये बच गया है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, तो प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्देश्य से मिशन प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण 2 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2020 तक के अंतर्गत 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्मित किए गए हैं। 2 अक्टूबर 2018 को संपूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रदेश को। चलिए, स्वास्थ्य भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ, जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ODF प्लस बनाना है। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, तो अप्रैल 2019 से इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपत्ति जिनमें पति पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं उनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं है तथा हितग्राही आयकर दाता न हो, तो उनको 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, वर्ष 2015-16 से राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2012-13 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से माह नवंबर 2022 तक 65.81 हजार मत्स्य क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 60% केंद्रीय हिस्सेदारी और 40% राज्य की हिस्सेदारी के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना वर्ष 2026 तक प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत समान विकास खंडों में 500 या उससे अधिक तथा जनजाति विकास खंडों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र ग्रामीणों को 12 मासिक सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, यह योजना वर्ष 2017 में राज्य के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई जिनके माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख प्रतिवर्ष रुपए से अधिक नहीं होने के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इस योजना के तहत सरकार उन
छात्रों को उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है। उन छात्रों की उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है। बैगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम। तो मंडला में बैगा समुदाय पीवीटीजी की महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया है। मंडला जिले के मवई, बिछिया, मोह गांव और बीजा दंडी विकास खंडों के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। संजीवनी 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त कुल 1002 संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहन प्रदेश में संचालित हैं। वाहनों का संचालन केंद्रीकृत 108 कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो यह योजना फरवरी 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह किसान को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ उनकी उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार करने के बारे में अनुशंसा करता है। अटल भूजल योजना, तो परियोजना अवधि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक, जिसका उद्देश्य जल संवर्धन एवं भूजल स्तर में सुधार लाना है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी में किया जा रहा। अटल भूजल योजना देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित हो रही। इसमें एक दस्तक अभियान छूट गया था। तो दस्तक अभियान गृह भेंट आधारित संयुक्त रणनीति प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा दस्तक अभियान का आयोजन किया जाता है। पीएम माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम, PMMIMI, तो PMFME योजना भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। आहार अनुदान योजना, तो विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय PBTG में कुपोषण से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2017 से योजना लागू है। यह योजना वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 आवास जिलों में लागू है। आधार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा, जहरिया, भारिया जनजाति की महिलाओं को प्रतिवर्ष 285 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ दिए जा रहे हैं। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, तो योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेरिट श्रेणी के तहत तीनों में शीर्ष पर रहने वाले छात्र को प्रथमतः 51,000 प्रदान किया जाता है, तदनुसार 40,000 और 30,000 से दूसरे तीसरे स्थान में रहे छात्रों को दिया जाता है। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत लागू किए गए 8 मिशनों में से एक मिशन ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 से शुरू किया गया था। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर कार्बन संचयन, कार्बन स्टोरेज में अभिवृद्धि करना है। जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति बहुल जिलों में कम से कम 500 आबादी वाले ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत है के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा योजना संचालित है। वर्तमान में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। जननी एक्सप्रेस सेवा, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चों के परिवहन हेतु योजना के अंतर्गत कुल 1050 जननी एम्बुलेंस संचालित किए जा रहे हैं। इस सेवा के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 1 वर्ष तक के बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर प्रदान की जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक 69 ग्राम पंचायतों एवं द्वितीय चरण में 2019 से 24 में 49 ग्राम पंचायतों को इस प्रकार अब तक कुल 118 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट, जो आयकर दाता नहीं है, को देश के बाहर स्थित विभिन्न नामाधिष्ठित
नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्म स्थानों की सुलभ यात्रा कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया था। जून 2012 में इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल में निःशुल्क यात्रा कराई जाती। राजकोषीय घाटा तो वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.18% रहना संभावित है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% तक रहने की संभावना है। नवंबर 2020 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजकोषीय पथ का एक रोड मैप प्रदान किया था। आयोग ने वर्ष 2021-22 में और वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा क्रमशः 4% और 3.5% करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के लिए आयोग ने जीडीपी की 3% की सीमा अनुसार जीएसडीपी की 3% की सीमा को अनुशंसा की थी। फिर मौसम की स्थिति तो प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 922.9 मिलीमीटर की तुलना में वर्ष 2020 में 941.6 मिलीमीटर तथा वर्ष 2020 जून से सितंबर तक 1131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य औसत वर्षा से 22.64% से अधिक रही। ई कुबेर सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए विगत 5 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के साथ एकीकरण को क्रियान्वित किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में मध्य प्रदेश राज्य के समस्त 54 कोषालयों के आहरण खाते खोले जा चुके हैं एवं सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं। ई कुबेर के साथ राज्य कोषालय के एकीकरण से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? संबंधित कोषालय अपने भुगतानों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक फाइल के माध्यम से संसाधित प्रोसेस करते हैं। एक फाइल में अधिकतम 5000 लेन देन ट्रांजैक्शन रखे जा सकते हैं। संबंधित कोषालय अपने आहरण खातों से लाभार्थी एवं भुगतान पाने वालों को बैंक खातों में सीधे अंतरण द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अतः राज्य सरकार के बैंकिंग व्यवसाय के एजेंसी बैंकों द्वारा संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से बचा जा सकता है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग का प्रमुख निवेश संवर्धन कार्यक्रम है। इस वर्ष इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का 7वां संस्करण था, जो 11 से 12 जनवरी 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है, यानी 2 वर्ष में एक बार। आयुष मेले का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर 2022 को सूचना दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर आयुष मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश में एफडीआई अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान प्रदेश के सभी राज्यों में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान रहा। तो कृषि विकास पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में कृषि का विकास दर उच्च रहा। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन जीबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% रहा। कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार सम्मानित किया गया। कृषि उत्पादन तो 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि की हुई। फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 4.16% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 2022-23 में अनाज के क्षेत्र में 1.1% की वृद्धि रही। अनाज एवं तिलहन उत्पादन में क्रमशः 2.5 तथा 16.38% की वृद्धि तथा दलहन उत्पादन में 17.04% की वृद्धि रही। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान तो राज्य में 34 शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक, 18 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
9 लघु वित्तीय बैंक, 3 भुगतान बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो का बैंकिंग नेटवर्क है। राज्य में कार्यरत बैंकिंग सेवाएं 8,138 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कवर की गई हैं, जिनमें से 34% ग्रामीण क्षेत्रों में, 66% अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नील क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 में नील क्रांति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के 100% डिजिटल जिले। तो आरबीआई ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहरा करने के लिए वर्ष 2019 में 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया। डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिलों बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100% वित्तीय समावेशन डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया है। एक अन्य जिला सतना भी है 100% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त करने की पंक्ति में, और वर्तमान में इसने 92% डिजिटल जिला दर्जा प्राप्त कर लिया। बैतूल, इंदौर और विदिशा। चलिए, तो खाद्यान्न उत्पादन। तो मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य ने 2013-14 में 174.8 मिलियन टन की तुलना में 2022-23 में अग्रिम अनुमान में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसी तरह इस अवधि में धान का उत्पादन 53.6 लाख से बढ़कर 31.8 लाख टन हो गया है। वर्ष 2020-21 में गेहूं का उपार्जन 128.16 लाख मीट्रिक टन था। इसी वर्ष धान का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 21-22 में 45.86 लाख मीट्रिक टन रहा। फिर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन। तो राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, गेहूं और कपास शामिल है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 2022-21 में 544,000 मीट्रिक टन रहा, जो वर्ष 2021-22 से 19.67 बढ़कर 651,000 मीट्रिक टन हो गया। कपास फसल का रकबा पिछले वर्ष में 588,000 हेक्टेयर से घटकर अगले वर्ष 560,000 हेक्टेयर रह गया है। मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार द्वारा इसे सृजन भी कहा गया। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में संयुक्त रूप से मिलेट कहते हैं। मिलेट पोषक होने के साथ कई स्वास्थ्य लाभों के लिए माने जाते हैं। मिलेट जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं और उनके उत्पादन के लिए गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में कम पानी की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में उगाया जाता है। मंडला जिला कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। मंडला जिला, तो याद रखिएगा मंडला जिला। फिर कृषि विपणन। तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीक डिवीजन के माध्यम से 259 मंडियों तथा 298 उप मंडियों का संचालन करता है। दलहनी का उत्पादन। तो मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में तुअर, अरहर, चना, ग्राम, मसूर, लेंटिल और उड़द है। उड़द के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 57.54% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 21-22 में अरहर के क्षेत्र कवरेज में 2.74%, 119 से 225,000 हेक्टेयर की वृद्धि परिलक्षित हुई। नगरीय विकास। तो जनसंख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में 19वें स्थान पर है, जिसकी 27.60% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भोपाल 80.85% आबादी के साथ शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक शहरीकृत जिला है। इसके बाद इंदौर 74.09%, ग्वालियर 62.69% और जबलपुर 58.46% का स्थान है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी इंदौर में थी 24.2
2.8 लाख में है, और इसके बाद जबलपुर 19.7 लाख, जबलपुर, भोपाल, फिर जबलपुर 14.40 और ग्वालियर 12.74 लाख है। और इंदौर तो 2011 की जनसंख्या में इंदौर था, तो इंदौर तो अभी भी है, लेकिन दूसरे नंबर पर भोपाल आ गया और उसमें ग्वालियर था। तीसरे में जबलपुर बना हुआ है, फिर इसमें ग्वालियर चौथे नंबर पर चला था, जो कि दूसरे में आ गया। इसमें भोपाल का नाम ही नहीं था। भोपाल सबसे अधिक है दोस्तों, भोपाल सबसे अधिक हो गया इसमें। भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर। तो पहले इंदौर था, फिर भोपाल, फिर जबलपुर और फिर ग्वालियर। तो ग्वालियर का इसमें अंतर आ गया है, सब मतलब अंतर आ गया है। मान यही होगा, इसी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई अनुज्ञा, तो कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों एमपीएमसी में ई अनुज्ञा, ई परमिट प्रणाली शुरू की गई थी। व्यापारी खरीदे गए अनाज को मंडी से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बन सकते हैं। ई अनुज्ञा से मंडी व्यापार में पारदर्शिता एवं सुगमता आई है एवं लाइसेंस के दुरुपयोग को समाप्त कर कृषि विपणन में तेजी आई। सौदा पत्रक, अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल शुरू की है, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है। कार्यक्रम की सफलता ने कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए जून 2021 में सौदा पत्रक ऐप लॉन्च किया। फिर पशुपालन, तो दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। अंडा उत्पादन 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता 32 अंडे प्रति वर्ष रही। मांस उत्पादन तो 2020-21 में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता लगभग 1.40 किलोग्राम रही। पशुधन एवं कुक्कुट विकास, तो गोकुल ग्राम की स्थापना रतौना तहसील, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, पशु आहार संयंत्र कीरतपुर में, डेयरी स्टेट, पोल्ट्री स्टेट, वीर्य उत्पादन केंद्र, आईवीएफ प्रयोगशाला। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अन्य प्रमुख संयंत्रों की स्थापना की गई है। भोपाल में केंद्रीय वीर संग्रहालय, तो सेंट्रल सीमेंस स्टोरेज सेंटर। फिर ग्वालियर में केंद्रीय वीर, ग्वालियर में भी है, भोपाल में भी है। सागर में तरल नत्रजन संयंत्र। फिर उद्योग क्षेत्र में देखते हैं, तो राज्य ने 231 औद्योगिक क्षेत्रों, एमएसएमई विभाग द्वारा 194, डीआईपीआईपी द्वारा 37 को अधिसूचित किया है। 6 फूड पार्क, 8 एकीकृत विकास केंद्र, 3 ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क, पीथमपुर में 1 ग्रीन फील्ड एसईजेड, 4 आईटी सेज, इंदौर में 1 सहकारी क्रिस्टल आईटी पार्क और 3 निजी रूप से संचालित एसआईजेड, इंफोसिस, टीसीएस और इम्पेक्ट्स। और इंदौर में 1 परिधान पार्क, डीआईपीआईपी वेबसाइट। छिंदवाड़ा में 1 बहुउद्देशीय एसआईजेड प्रस्तावित है और इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1 रत्न और ज्वेलरी पार्क भी प्रस्तावित है छिंदवाड़ा में, इंदौर में। ऊर्जा, तो राज्य में कोयले की उपलब्धता और प्रचलित तकनीक प्रतिमान के कारण ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रभुत्व, जो कुल स्थापित क्षमता का 63.3% योगदान देता है। कुल स्थापित क्षमता में अजय ऊर्जा
क्षमता का हिसाब 34.1% है। प्रदेश की समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, प्रदेश संपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वें स्थान पर है, देश का 5.3%। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ यह देश में कुल सौर क्षमता का 8.2% है। राज्य ने पिछले 10 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता को 570.2 किलोवाट से दुगना कर 1184.9 किलोवाट कर दिया है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 7 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन का चयन किया गया है। युवा आबादी, तो जनगणना राज्य की कुल जनसंख्या में युवा आबादी का हिस्सा 27.5 जनगणना 2011 के अनुसार। इसका अर्थ है कि हमारी कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा 15 से 29 वर्ष के बीच है। राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 11 के अनुसार 33.5% जनसंख्या बच्चों 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की है। बाल बजट, तो वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य। टेक होम राशन, तो इसमें THR चयनित जिलों में गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 3 साल के बच्चों के लिए स्व सहायता समूहों के संघों द्वारा तैयार टेक होम राशन की आपूर्ति की जाती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंचित क्षेत्र, तो प्रदेश के सिंचित क्षेत्र विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 12,881.6 हजार हेक्टेयर है, जो गत वर्ष के 12,515.2 हजार हेक्टेयर से 2.93% अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें, मध्य प्रदेश में नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र का 17.92% योगदान करती हैं, जो 37,66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है। चंबल नहर, चंबल नदी पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर ये लाभार्थी जिले हैं। फिर तवा नहर, तवा नदी पर नर्मदापुरम इसकी लाभार्थी जिले हैं। अलाली नहर बेतवा में विदिशा रायसेन, बरना नहर बरना में रायसेन सीहोर, वैनगंगा में बालाघाट भंडारा महाराष्ट्र, तेजला देवड़ा नहर कुंडा खरगोन, फिर सातक खरगोन, माही नहर माही झाबुआ और धार, नर्मदा नहर नर्मदा खंडवा खरगोन बड़वानी, राजघाट नहर बेतवा शिवपुरी दूना दतिया टीकमगढ़। पेयजल, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से पानी की आपूर्ति की गई है। घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश का कुल सड़क नेटवर्क 72,961 किलोमीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,858 किलोमीटर है, जो कि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का 6.6% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। भारत में मार्च 2019 तक 2,32,344 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों की उपस्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें राज्य में 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। फिर मध्य प्रदेश मेट्रो, मध्य प्रदेश शासन भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का निर्माण कर रहा है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। MPMRCL केंद्र और राज्य शासन के बीच 50-50 का संयुक्त उद्यम है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण सितंबर 2023 के अंत तक भोपाल और इंदौर में क्रमशः लगभग 7 किलोमीटर और 7.7 किलोमीटर के लिए होगा। इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल की संयुक्त लंबाई लगभग 62.46 किलोमीटर होगी। स्वास्थ्य, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुसार सभी के लिए स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
SRS 2020 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 43 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। जीवनांक तो न्यायादर्श पंजीयन प्रणाली SRS के आधार पर प्रदेश में माह सितंबर 2020 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 24.1 और 6.5 रही है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 64.6 प्रति हजार से घटकर 49.2 प्रति हजार हुई। कम वजन के बच्चों का दर 48% से घटकर 43% तथा गंभीर कुपोषण की दर 9.2% से घटकर 6.5% हो गई है। प्रदेश में वर्तमान में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, 12-13। एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, दंत चिकित्सा महाविद्यालय। नवीनीकरण विद्युत अनुमानित संभाव्यता की स्रोतवार रैंकिंग। भारत में कुल ऊर्जा क्षमता यह है 6,95,509 मेगावाट। लघु पनबिजली ये 21,134 मेगावाट। बायोमास पावर 17,538 मेगावाट और सौर 7,48,990 मेगावाट। मध्य प्रदेश की रैंक पवन ऊर्जा में 8वीं है, लघु पनबिजली में 4थी है, बायोमास में 2nd है, सौर ऊर्जा में 4th है। फिर मध्य प्रदेश की क्षमता, पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की क्षमता है 15,404, लघुपन में 820 मेगावाट, बायोमास पावर में 1,364 मेगावाट, सौर ऊर्जा में 61,660 मेगावाट। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क तो वित्तीय वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग 8858, 21 में 8858, स्टेट हाईवे 11,389, जिला सड़कें 22,191, 21 में बढ़ गई हैं 23,401। अन्य जिला ग्रामीण सड़कें 28,623 या 29,313 हो गई। कुल 71,61 अब कितनी हो गई हैं 62,961, तो ये बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनमोल ऐप, तो अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच को सुदृढ़ करना है इसका उद्देश्य। भारत सरकार द्वारा निर्मित अनमोल ऐप में आवश्यक संशोधन कर विभाग द्वारा नवीन एप्लीकेशन MP अनमोल बनाया गया है, जिसकी सहायता से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। साथ ही कम से कम एक चेकअप चिकित्सक CHO द्वारा किया जाता है। फिर महिला सुरक्षा, तो 1 मार्च 2020 से प्रदेश में भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 प्रारंभ। 5G, तो वर्ष 2022 में 5G तकनीक प्रारंभ करने वाले भारत के चुनिंदा शहरों में उज्जैन। टीकाकरण, तो इस वित्त वर्ष में माह अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक HMIS रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की पूर्ण टीकाकरण की अनुपातिक उपलब्धि 93% रही। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, तो यह कॉलेज उज्जैन में है। यह राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल है। स्कूल शिक्षा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें प्रदेश प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा। उच्च शिक्षा 2020-21 में मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष के लिए GIR 27.1 रहा। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जबकि भारत के लिए 27.3 रहा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश 2610 कॉलेजों और प्रति लाख आबादी पर 29 कॉलेजों के साथ 6ठे स्थान पर है। फिर ग्लोबल स्किल पार्क, तो सिटी कैंपस एक आधुनिकीकरण, एक आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जुलाई 2009 में भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया।
इसकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं सिंगापुर के सहयोग से हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को कुशल बनाकर इस राज्य देश एवं इस विश्व की प्रगति में सहायक। साला त्याग दर तो जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 73.0 से एवं 69.3 रही थी, यानी भारत की 73, मध्य प्रदेश की 69। वर्ष 2020-21 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग शासकीय प्राथमिक और शासकीय माध्यमिक शालाओं में नामांकन क्रमशः 73.21 लाख एवं 42 लाख है। कुल नामांकन बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 35.01 एवं 20.15 लाख है। वर्ष 2020-21 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में संख्या 18.06 हजार, जिसमें नामांकन 38.46 लाख है। वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं की साला त्यागी दर क्रमशः 3.24 और 2.96% रही तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं की साला त्यागी दर क्रमशः 8.63 से 9.01 रही। रेलवे नेटवर्क तो राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई 5144 किलोमीटर है और यह देश में 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है, जबकि देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 8799 किलोमीटर। भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई 68,103 किलोमीटर। फिर विश्वविद्यालय तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रति कॉलेज औसत नामांकन 666 है, जबकि प्रति कॉलेज राष्ट्रीय औसत नामांकन 616 है। प्रदेश में कुल 74 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 22 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 39 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय है। आर्थिक उत्पादन तो वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद ने वर्ष 2021-22 त्वरित की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43% तथा स्थिर भावों पर 7.06% की वृद्धि रही। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 त्वरित की तुलना में वर्ष 2022-23 अग्रिम में 7.04% का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 त्वरित में वर्ष 2020-21 प्रारंभिक की तुलना में 10.43% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24%, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.42% की एवं 9.9% की वार्षिक वृद्धि अनुमानित रही। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर 2011-12 भावों पर तो आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ये 3,15,562 करोड़ रुपए रहा, जो वर्ष 2021-22 की त्वरित एवं 2022-23 की अग्रिम में बढ़कर 6,689 करोड़ हो गया एवं 6,43,124 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो आधार वर्ष से क्रमशः 90.36% और 103.80% अधिक प्रति व्यक्ति आय। तो स्थिर भावों पर 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2021-22 त्वरित में 61,534 रुपए थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 के अग्रिम में 65,023 हो गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 5.67% की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 1,21,554 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 अग्रिम में 1,40,583 हो गई है, जो 15.62% की वृद्धि दर्शाती है।
स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 65,023 रुपये हो गई है, जो इस अवधि के दौरान 78.90% की वृद्धि दर्शाता है। बचत एवं नियोजन। प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है। बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है। सितंबर 2022 की स्थिति में प्रदेश में ऋण जमा अनुपात 72.66% है, जो राष्ट्रीय मानक 72.70% के समान है। मत्स्य उत्पादन 2020-21 में की अपेक्षा वर्ष 2021-22 त्वरित में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार 17.74% वृद्धि रही। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 98 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त गार्बेज फ्री सिटी है और भोपाल 5 स्टार कचरा मुक्त गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके अलावा 3 स्टार 23 शहर और 1 स्टार 73 शहरों को प्राप्त हुआ। प्रदेश के 324 ओडिया प्लस प्लस शहर, 2 वाटर प्लस शहर हैं। फिर इसमें इंदौर सबसे प्रथम स्थान पर रहा प्रमुख नगरीय निकाय। फिर इंदौर के बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सतना, सागर। तो 2022 में देख लीजिए फर्स्ट स्थान पर है भोपाल, 21 में से 7 में था, 6 में हो गया है। ग्वालियर 15 से 18 में पहुंच गया है। फिर ये जबलपुर दोस्तों 20 से 22 में पहुंच गया है। उज्जैन 5 से 10 पहुंच गया है। छिंदवाड़ा 36 से 8 बाह। फिर सतना 71 से 65। सागर 26 से 13, इसकी भी अच्छी वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश 3 से अब फर्स्ट स्थान पर पहुंच गया। स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इंदौर नगर निगम पिछले 6 वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। सर्वेक्षण के अनुसार ओडीएफ प्लस और वाटर प्लस प्लस नगर होने के साथ यह देश का एकमात्र 7 स्टार रेटेड नगर। फिर लोक वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र। तो वर्ष 2022-23 बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियां 1,95,179.69 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो गत वर्ष से 13.68% अधिक है। वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा 23,246.29 करोड़ रुपए था। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा 30,344.96 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रयासों के कारण ऋण जीएसडीपी अनुपात 2005 में 39.5% से घटकर 2020 में जीएसडीपी का 22.6% हो गया। 31 मार्च 2022 तक ऋण जीएसडीपी का अनुपात बढ़कर 29% हो गया। फिर बांस मिशन। तो बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश में बांस का वर्धमान निधि। तो इसमें दोस्तों अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन वास के भीतर बांस आधारित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 18,394। देश में बांस की वर्तमान नीति का प्रतिशत 12.31%। फिर कुल कल्पों की संख्या करोड़ में 476.2 करोड़। देश में इसका प्रतिशत मतलब भारत में ये 8.9%। फिर कुल समतुल्य हरित भार ये टन में है, 1000 टन में, तो ये 22,284। फिर 5.54% है ये। वन्य प्राणी संरक्षण। तो प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 24 अभ्यारण्य हैं, जिनमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 इसमें 6 भारत सरकार 7 मानती है। हम लोगों ने जब मध्य प्रदेश का रिवीजन किया था
उसमें पढ़ा था कि भारत सरकार 7 मानती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 6 ही मानती है। 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अन्य जल जीव अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 11.00 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सेवन क्षेत्र 9.46 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। अखिल भारतीय बाघ का आकलन वर्ष 2018 के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है और मध्य प्रदेश फर्स्ट में है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 के साथ। वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर और वनावरण 77.49 हजार वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है वन क्षेत्र के मामले में। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगापुर सरकार के सहभागिता से संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की है, जो हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। सिनेमा के माध्यम से विज्ञान की आम जन तक पहुंच का उत्सव मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 22 से 26 अगस्त 2022 के दौरान 12वें विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी भोपाल से की। फिर इसमें मध्य प्रदेश में भूजल की स्थिति, तो मूल्यांकन वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2022 में प्रदेश की 4 आंकलन इकाइयों विकास खंडों के भूजल में सुधार देखा गया। इसमें इंदौर जिले की इंदौर शहरी आकलन इकाई अति शोषित श्रेणी के क्रिटिकल श्रेणी में आ गई है। इसी प्रकार 3 अन्य आकलन इकाइयों नामतः भानपुरा, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर एवं जबलपुर शहरी जिला जबलपुर के भूजल स्तर में सुधार आया है, जो अब क्रिटिकल श्रेणी से सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आ गई। भानपुरा, मल्हारगढ़ मंदसौर में, जबलपुर। जल प्रबंधन सूचकांक, तो वर्ष 2018 की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रहा। इसमें प्रदेश ने स्रोत वृद्धि और जल संरचनाओं के पुनरुत्थान और बृहद और मध्यम सिंचाई आपूर्ति पक्ष प्रबंधन विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में वर्ष 2016 और 17 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्रमशः तीसरी और दूसरी रही। इस बार भी तीसरी है। तो ततः केंद्रीय जल आयोग देश के 143 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है, जिसमें से 11 जलाशय मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री विकास खंड कार्यक्रम, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम को और भी जमीनी स्तर पर ले जाते हुए वर्ष 2018 में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। फिर मध्य प्रदेश की जल नीति ड्राफ्ट, प्रदेश के जल संसाधनों के संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान मध्य प्रदेश जल राज्य नीति 2013 में आवश्यक संशोधन कर मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 ड्राफ्ट तैयार की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उक्त जल नीति ड्राफ्ट पर विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से देश प्रदेश के विख्यात विज्ञान विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम 30 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 ड्राफ्ट में राज्य जल नीति 2012 के विभिन्न पहलुओं को भी समाहित किया गया है। मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स, तो रामसर कन्वेंशन द्वारा जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के 3 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन कौन से? इंदौर का सिरपुर, यशवंत सागर और शिवपुरी जिले का सांक सागर। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर का सिरपुर और यशवंत सागर और शिवपुरी का सांक सागर। और ये सांक सागर ये कहाँ है? ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर है ना, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए इससे पहले मध्य प्रदेश में रामसर नियमों के अंतर्गत मात्र एक वेटलैंड भोज वेटलैंड भोपाल वाला था, जिसे
19/7/2002 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ, बहुत पहले। वर्तमान में देश में 75 रामसर साइट है, जिनमें प्रदेश के 4 रामसर साइट शामिल हैं। इस दृष्टि से देश में हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। दुनिया भर के वेटलैंड्स कन्वेंशन रामसर 71 के तहत राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची वर्ष 2022 तक कुल 2471 रामसर शामिल है विश्व भर में। तो भारत शासन के पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2017 में वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम बनाए गए। इसके पालन में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में अपने नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिक सुविधा संपर्क प्रणाली शुरू की, जिसे सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 के नाम से जाना जाता है। आनंद उत्सव जीवंत सामुदायिक जीवन नागरिकों के जीवन में आनंद का संचार करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी को मध्य मनाया जाता है आनंद उत्सव। तो खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 8 प्रमुख खनिज संपदा संपन्न राज्यों में से एक है। खनिजों का उत्पादन, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश हीरा, तांबा अयस्क और मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम है। हीरा, तांबा और मैग्नीज की भारवेली, तांबा मलाजखंड, राक फास्फेट झाबुआ, चूना पत्थर कटनी के उत्पादन में द्वितीय है। तो राक फास्फेट और चूना पत्थर में द्वितीय है। कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में 3rd स्थान है। तो कोयला के 2 क्षेत्र हैं, एक सतपुड़ा क्षेत्र है और एक जो सुहागपुर वाला एरिया है, वो 2 क्षेत्र हैं। मध्य भारत क्षेत्र है और एक सतपुड़ा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा तो मध्य भारत में होता है, सिंगरौली, सुहागपुर महत्वपूर्ण स्थल है। लौह अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में क्रमशः 5वां एवं 6वां स्थान है। वित्तीय वर्ष 2022-21 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों फॉर एग्जाम्पल कोयला, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, राक फास्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी अवधि में बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क एवं हीरा के उत्पादन में कमी हुई है। प्रदेश में खनिज भंडार हीरा 28.78 पायरोफ्लाइट मिलियन टन में, फिर पायरोफ्लाइट या 28.55, डोलोमाइट 2311.39, फिर मैग्नीज अयस्क 57.71, कोयला 29,284.95, चूना पत्थर मिलियन टन में है। फिर ये 9341.85, राक फास्फेट 58.05, डायस्फोर 7.56, कॉपर और ये 283.42, बॉक्साइट 173.38। 6वें नेशनल माइंस एंड मिनरल कॉन्क्लेव नई दिल्ली जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग को 2 विभिन्न श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। खनन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल अध्ययन देश में पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, तो इस पोर्टल को राज्य में शासन के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेस एवं नवाचार को प्रदर्शित करने हेतु विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप 2023 के अंतर्गत तय किए गए आउटपुट सरकार की पारदर्शिता में वृद्धि को इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एमपी परिचय पूर्व में MPESRDH के नाम से जाना जाता था। UIDAI यूनिक आईडी आधारित पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने वाला व्यापक अनुप्रयोग है। फिर अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, तो अत्याचार निवारण, अनुसूचित जाति जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण एवं लागू अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए यह विभाग नोडल विभाग है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है एवं प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शेष जिलों में जिला न्यायालयों को ही अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई हेतु
अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 15.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 21.10% है। तो ये फिर आगे चलिए, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफ्को। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफ्को की स्थापना 1981 में मध्य प्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत एक स्वास्थायी संस्था के रूप में की गई थी। वर्तमान में यह नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। समग्र तो एकल नागरिक डेटाबेस, जिसे समग्र के रूप में भी जाना जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसकी अवधारणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासन से नागरिक G2C के बीच संपर्क में सुधार के लिए किया गया है। फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश इस अधिनियम को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को सूचित किया जा चुका है। फिर ई डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2012 में राज्य मिशन मोड परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान NIGP 2.0 के तहत जिला और उप जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, तो सुशासन के क्षेत्र में संस्थागत प्रयासों में सबसे प्रमुख प्रयास मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 में सुशासन एवं नीति विश्लेषण हेतु एक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का नाम वर्ष 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान रखा गया। अपने नाम के अनुसार इस संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में शासन प्रणाली एवं नीति संबंधित सुधारों के लिए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट MPSDR 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं और समग्र शासन संरचना में बेहतर प्रक्रियाओं, संरचनाओं और जवाबदेही तंत्र को स्थापित करके शासन को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य रहा है। GI टैग, मध्य प्रदेश ने पेटेंट एवं डिजाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार किए हैं। मध्य प्रदेश को विगत 5 वर्षों में 3 GI टैग प्राप्त हुए हैं, जिसमें बालाघाट का चिन्नौर राइस, फिर झाबुआ का कड़कनाथ झाबुआ का तो बहुत फेमस है, कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, और महोबा का देसावरी पान। वैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया गया सम्मिलित देसावरी पान, महोबा। शासन ने सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल का आकलन करने के लिए राज्य में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नोडल संस्था MPSEDC होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा जनजाति क्षेत्र में 250 से कम आबादी के ग्रामों को 12 मासी एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 2010-11 से हुआ था। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। यह मध्य प्रदेश की पहली नीति है जो समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता और नागरिक सेवाओं को प्रोत्साहन देने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित संवर्धित करने तथा अनुसंधान और नवाचार की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र को समावेशी बनाने की कल्पना करती है। मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर, तो इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे संस्थान हैं जो स्टार्टअप के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं और उनके शुरुआती चरण में एक संरक्षक के रूप में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 तक इंक्यूबेशन सेंटर की कुल संख्या 32 थी, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में
उद्यमियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बाल हृदय उपचार योजना का क्रियान्वयन 2013-14 से किया जा रहा है। पेशा तो मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को अधिसूचित किया। यह नियम पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत बनाए गए हैं। पेशा नियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त करता है। इससे जनजातीय समुदाय को अन्य अधिकारों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिकार प्राप्त हुए। फिर MSSDI द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का सुचारू रूप से उपयोग किया जा रहा है। 18 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार MPSSID को राज्य में ड्रोन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया। साइबर तहसील तो देश में पहली बार मध्य प्रदेश द्वारा रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत साइबर तहसील की स्थापना की गई। जिससे नामांतरण की प्रक्रिया तेज और सरल हो। इससे राज्य में नागरिकों को क्रॉपलेस और कॉन्टैक्टलेस म्यूटेशन ऑफ लैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लोक गारंटी सेवा तो MP से DC मध्य प्रदेश राज्य लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कर्मचारियों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और सभी शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण समन्वय TUC की स्थापना की है। राज्य के 51 जिलों में ई-दक्ष केंद्र स्थापित किए गए। फिर मध्य प्रदेश में अटल टिंकरिंग लैब तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रोग्राम AIT की स्थापना की जा रही है, ताकि भारत में 10 लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषकों टेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार किया जा सके। मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक 601 ATL स्थापित हो चुके हैं और राज्य में 606 ATL में से 145 ATL प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में स्थित है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD अस्तित्व में आया। यह एक स्वायत्त आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पंचायत राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभी उभरती हुई प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विश्लेषण, डिजाइन और पूरा करने की भूमिका है। ऊर्जा तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल विद्युत प्रदाय 82,976 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी परियोजना से 1679 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 970 मिलियन यूनिट, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कुल विद्युत प्रदाय 21,933 मिलियन यूनिट है। फिर विद्युत उपयोग तो वर्ष 2021-22 में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 42.6% का किस क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात घर निवास हेतु 27.6% विद्युत उपभोग की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तो इस योजना के अंदर फीडर विभक्तीकरण, मीटरीकरण, वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिए प्रदेश के 52 जिलों हेतु 2,886 करोड़ रुपए लागत की 50 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई। सभी सांसद आदर्श ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। गिरदावरी तो गिरदावरी का उद्देश्य AL यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से गिरदावरी के संचालन को बेहतर ढंग से लागू तथा प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस पहल में उपग्रह और अन्य तकनीकों को AI/ML प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर फसल गिरदावरी मॉडल का विकास किया गया है। फसल गिरदावरी परियोजना में मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपग्रह से प्राप्त सूचना एवं फसल सर्वेक्षण रिकॉर्ड का उपयोग करके फसल प्रकार की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित किया गया है। MP किसान ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल का पंजीकरण स्वयं करा सकते हैं और तत्पश्चात
बेमेल फसल, मशीन लर्निंग और किसान की जानकारी पर पटवारी अंतिम गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। अमृत 2.0 तो अटल नवीकरण और शहरी मिशन 2.0 अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 से 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 तक शुरू की गई। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, तो इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के आदर्श दंपत्ति को राशि 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। नई नीतियां, तो मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी नीति 2014, मध्य प्रदेश स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014, मध्य प्रदेश शासन की ईमेल नीति 2014, टावर पॉलिसी 2019 जैसी विभिन्न नीतियां लागू की गई। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो जनजाति श्रमिकों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1991 में हुई, जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों को नवीनतम तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अक्टूबर 1981 में मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत राज्य की वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने और आवश्यक नीतियों और उपायों पर शासन को परामर्श देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु के मुख्य उद्देश्य के साथ पंजीकृत किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ISAC 2020 अवार्ड में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार प्राप्त हुए। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 2 शहर इंदौर प्रथम व भोपाल छठे स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत युवाओं में उद्यमिता के विकास हेतु प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 100 चयनित शहरों की वर्तमान रैंकिंग में भोपाल प्रथम, इंदौर 5वें स्थान पर। राज्य सांख्यिकी आयोग, तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एवं डेटा की गुणवत्ता और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की परियोजना भारत सरकार द्वारा जो राज्य के भोपाल एवं जबलपुर में प्रस्तावित है, इससे भारत सरकार का 50% हिस्सा, राज्य सरकार का 25% और औद्योगिक इकाइयों का 25% हिस्सा दिया गया। परियोजनाओं के संचालन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का गठन किया गया है। क्रिस्प, तो वर्ष 1997 में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस क्रिस्प की स्थापना की गई। क्रिस्प का उद्देश्य इच्छित लक्ष्य समूहों की तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना है। दोस्तों, कुछ मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए सामाजिक विकास संकेतकों के बारे में पढ़ते हैं। मध्य इकाइयां मध्य प्रदेश और भारत, तो जनसंख्या जो जनगणना 2011 की, जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो मध्य प्रदेश में 236 है, भारत में 282 रहा। पुरुष स्त्री अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में 931, भारत में 943, तो ये कम रहा। फिर जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच में प्रतिशत में मध्य प्रदेश में 20.3%, ओवरऑल इंडिया में 17.7%। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 72.4%, भारत में 68.9%। कुल साक्षरता तो मध्य प्रदेश में 69.3 थी, भारत में 73% थी। पुरुष साक्षरता 78.7 थी, भारत में 80.9 थी। स्त्री साक्षरता 59.2 थी मध्य प्रदेश में, भारत में 64.5 थी। कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या मुख्य और सीमांत कार्यशील प्रतिशत, तो इसमें 43.5 और 39.8। कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या 32.6, 25.5। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक प्रतिशत
31.2, 19.9। कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर प्रतिशत 38.8, 17.9। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी 3%, इसमें 2.6%। फिर जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की 5.6% मध्य प्रदेश में, भारत में ज़्यादा है 16.6। अनुसूचित जनजाति की मतलब शेड्यूल ट्राइब की मध्य प्रदेश में 21.1 है, रही मतलब, बल्कि इंडिया में कम है, 8.6 ओवरऑल कम है। प्रति व्यक्ति आय 22-23 में प्रचलित भावों पर ये 1,40,583, 1,70,620। स्थिर भावों पर यानी 2011-12 के भावों पर 65,023, इसमें 96,522। फिर जीवांक सितंबर 2020 जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति पर 24 मध्य प्रदेश में 1 है, भारत में 19.5। मृत्यु दर 6.56। शिशु मृत्यु दर 43-28, तो शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ज़्यादा। बैंकिंग मार्च 2023 प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित, तो इसमें 10 और इसमें 12। वाणिज्यिक बैंक कार्यशाला प्रति व्यक्ति जमा राशि रुपए में, इसमें 70,281, इसमें 1,40,442। प्रति व्यक्ति ऋण राशि 43,387, इसमें 1,09,97। फिर ऋण जमा अनुपात 67.4, 71.9। मध्य प्रदेश में अखिल भारत के संकेतांक तैयार करते हुए संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2012 की जनसंख्या का उपयोग किया गया। तो ये चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश का बजट और उसकी जो इकोनॉमिक सर्वे था उसको पढ़ा, और कुछ अन्य तथ्य भी पढ़े, योजनाएं वगैरह क्या क्या नीतियाँ रही, क्या कुछ सब कुछ रहा। ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ ले, कुछ तथ्य तो पूछे भी हैं ये जनसंख्या घनत्व के बारे में। चलिए मिलते हैं। तो अब कल से हम लोग मतलब हर माह के करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब एक लेक्चर 10 मिनट 5 मिनट का आता रहेगा, बाकी माह वाइज कवर करेंगे आगे से। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले स्टेज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।